हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लुसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है। और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन से रिलेटेड। वर्ल्ड पॉपुलेशन से रिलेटेड ऑलरेडी हम फर्स्ट 60 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से, राइट। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द डबलिंग पीरियड ऑफ पॉपुलेशन इज द लोएस्ट इन। डबलिंग पीरियड ऑफ पॉपुलेशन मतलब कि पॉपुलेशन डबल कितने सालों में होती है, उसको बोलते हैं डबलिंग पीरियड ऑफ पॉपुलेशन। तो ये लोएस्ट कौन सी कंट्री का है इन चारों में से? तो इन चारों में से ये लोएस्ट है ईरान का। तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्कॉलर टू फॉर्मुलेट द लॉज ऑफ माइग्रेशन। लॉज ऑफ माइग्रेशन किसने फॉर्मुलेट किया था, कौन लेकर आया था लॉज ऑफ माइग्रेशन? तो ये फॉर्मुलेट करा था रेवेंस्टीन ईजी ने, राइट। तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है, लो इनकम कंट्रीज ऑफ एशिया हैव लोअर लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन बट हैड सम ऑफ द लार्जेस्ट सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो, एशिया की अगर हम बात करें कॉन्टिनेंट की, तो एशिया में बहुत सारी जो कंट्रीज है वो लो इनकम कंट्रीज है। अर्बनाइजेशन भी वहाँ पे कोई ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन वहाँ पे लोग बहुत रहते हैं। वर्ल्ड की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो इन्हीं कंट्रीज में रहती है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। सेकेंड, द मोस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैव प्राइमेट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन। प्राइमेट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन क्या होता है? कि अर्बनाइजेशन तो हो रही है लेकिन पुराने तरीके से हो रही है, कोई मॉडर्न मेथड से नहीं हो रही, वही प्राइमेट पैटर्न चलता आ रहा है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, क्योंकि जो बहुत सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है जो अच्छी भी है, जैसे सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, तो यहाँ पे जो अर्बनाइजेशन है वो प्रॉपर मॉडर्न तरीके से हो रही है, वेस्टर्न तरीके से हो रही है, राइट। तो सेकेंड वाली जो स्टेटमेंट है यहाँ पे रॉन्ग है। थर्ड क्या है, इन द एडिशन ऑफ वर्ल्ड अर्बन पॉपुलेशन आफ्टर 1950 के बाद की बात हो रही है। The share of developed countries is higher than that of the developing countries. 1950 के बाद अर्बन पॉपुलेशन का जो नंबर बढ़ा है वो डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादा बढ़ा है एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में अर्बनाइजेशन ज़्यादा हुई है, ज़्यादा लोग अर्बन एरियाज की तरफ मूव हुए हैं एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में जो ज़्यादातर लोगों का ऑक्यूपेशन है वो है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर वाले जो लोग है वो कहाँ रहते हैं? रूरल एरियाज में रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अर्बनाइजेशन अभी तक कम हुई है। तो आंसर आ जाएगा 1 and 3 ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल ऑफ माइग्रेशन वाज propounded बाय। मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल कौन लेकर आया था? तो ये थे रेवेंस्टीन ईजी। तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, the aboriginal population of Andaman Island belongs to which one of the following racial category? तो अंडमान आइलैंड की जो एब्रोरिजिनल पॉपुलेशन है वो कौन सी रेस की है? वो है पैलियो ऑस्ट्रेलॉइड रेस। तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है, पॉपुलेशन ऑफ यूरोपियन कंट्रीज इज स्टैग्नेटिंग। यूरोपियन कंट्रीज की जो पॉपुलेशन है वो क्या है? स्टैग्नेट है, मतलब कांस्टेंट है, वहीं पे रुकी हुई है, ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, जितनी थी उतनी ही है। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। सेकंड, द यूरोपियन कंट्रीज फर्टिलिटी रेट्स आर बिलो द रिप्लेसमेंट। ये भी सही स्टेटमेंट है। यूरोपियन कंट्रीज में जो फर्टिलिटी रेट है वो बिलो द रिप्लेसमेंट है। बिलो रिप्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? कि पर कपल मैक्सिमम 2 चाइल्ड ही है, 2 से ज्यादा वहां पे नहीं है। पर कपल ऑन एन एवरेज जो पर कपल चाइल्ड है वो कितने हैं? 2 है। तो अगर 2 से कम होते हैं तो उसको बोलते हैं बिलो द रिप्लेसमेंट, राइट। 2 या 2 से कम वो आता है बिलो रिप्लेसमेंट में। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट भी यहाँ पे राइट है। थर्ड क्या है? अब देखो, बिलो रिप्लेसमेंट है इसीलिए तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो स्टैग्नेट है ना, वहीं पे जितनी है उतनी ही है ना, इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। अब पर कपल 2 कपल है, आगे 2 बच्चे पैदा हो गए तो पॉपुलेशन तो सेम उतनी ही रहेगी ना, तो पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगी। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है। थर्ड क्या है? The fertility rates in all the countries of Europe are below 1.5%. फर्टिलिटी रेट बिलो 1.5% है, ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि जो फर्टिलिटी रेट है वो 1.5 से ज़्यादा है, 1.5 to 1.6% के बीच में है, बिलो 1.5 नहीं है।
राइट। नेक्स्ट है अबाउट 12% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ यूरोप इज इन सेनाइल एज ग्रुप। ये वाली स्टेटमेंट भी राइट है। 12% जो 12% से जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वो सेनाइल एज ग्रुप में है। सेनाइल एज ग्रुप कौन सा होता है? जो 65 से ऊपर वाले होते हैं। 65 प्लस का जो एज ग्रुप है वो आता है सेनाइल एज ग्रुप में। राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1, 2 एंड 4। ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, out migration results in increase in employment opportunities and wage rates but a loss in investment। out migration, लोग हमारी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी? आउट माइग्रेशन। तो आउट माइग्रेशन से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होती है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो दूसरी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए चले जाते हैं या दूसरी स्टेट में। तो जो ओरिजिनल स्टेट है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि पॉपुलेशन कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें किसी स्कूल की, तो कोई स्कूल है उसमें 20 टीचर्स की ज़रूरत है, लेकिन उसमें से कुछ टीचर जो है, अब यहाँ पे टीचर कितने हैं इस कंट्री में? कंट्री ए की हम किसी की बात कर रहे हैं सपोज, यहाँ पे किसी स्कूल में 20 टीचर्स की ज़रूरत है, लेकिन हुआ क्या? वहाँ पे टोटल टीचर्स कितने हैं? 30 टीचर्स है, और इन 30 टीचर्स में से 12 टीचर जो है वो क्या है? आउट माइग्रेट हो गए, किसी दूसरी कंट्री में चले गए क्योंकि वहाँ पे उनको ज़्यादा अच्छा ऑफर मिला। तो पीछे बच्चे के टीचर्स कितने रह गए? 18 रह जाएंगे। अब डिमांड कितनी है? 20 टीचर्स की है, रह गए 18 टीचर। तो यहाँ पे क्या है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये 18 को जो है, ये इनको जो जॉब मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि 20 की रिक्वायरमेंट है, 18 ही रह गए हैं, तो इनको जॉब तो मिलेगी ही मिलेगी। इसके साथ साथ अच्छा वेज रेट भी मिलेगा क्योंकि टीचर्स अब यहाँ पे कम हो गए हैं। तो टीचर कम हो गए तो इनकी नौकरी मिलेगी, दूसरा क्या है? इनका वेज रेट भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। अब देखो, लोग कम होंगे तो इन्वेस्टमेंट भी कम होएगी। जहाँ पे अब देखो 30 लोग हैं, 30 में से 20 को भी चलो यहाँ पे नौकरी मिलेगी, तो बाकी के 10 लोग हैं वो कहीं और नौकरी करेंगे, तो उनके पास पैसा आएगा, वो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे ही ना पैसा। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। लेकिन जब आउट माइग्रेशन हो जाएगी तो लोग पीछे कितने बचे? 18। तो ये 18 लोग इन्वेस्ट कितना करेंगे? तो 18 ही करेंगे ना, 30 लोग तो इन्वेस्ट करेंगे नहीं। तो इससे क्या है? इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। राइट। तो असर्शन वाली स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। रीजन क्या है? जनरली यंग पीपल माइग्रेट एंड आउट माइग्रेशन एरियाज हैव फ्यूअर नंबर ऑफ यंग अडल्ट्स रिलेटिव टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड एज्ड पीपल। तो ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है। जरूरी नहीं है कि यंग पीपल ही माइग्रेट करेंगे, बाकी एज ग्रुप के लोग भी माइग्रेट करते हैं। राइट। चिल्ड्रन हो गए या एज्ड पीपल हो गए, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो माइग्रेशन आउट माइग्रेशन होती है वो पूरी की पूरी फैमिली की होती है, तो उसमें एज पीपल भी होते हैं, चिल्ड्रन भी होते हैं, तो उनकी भी तो माइग्रेशन होएगी ना, वो भी तो आउट माइग्रेट हो रहे हैं। तो रीजन वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। तो आंसर आ जाएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, in developed countries the economically active population in agriculture sector has declined। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डेवलप्ड कंट्रीज में जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग हैं ना वो कम होते जा रहे हैं, जो इकोनॉमिकली एक्टिव है, और इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का शेयर भी डेवलप्ड कंट्रीज में कम है एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो असर्शन वाली स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। रीजन क्या है? The per capita arable land has also significantly fallen down। पर कैपिटा अरेबल लैंड कम नहीं हो रही। अब जैसे जितनी जगह पे खेती हो रही है वो तो उतने पे ही हो रही है ना, पर कैपिटल जो लैंड है वो कम नहीं हो रही, बट जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर से दूसरे सेक्टर्स पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो वो जो लैंड है वहाँ पे दूसरे लोग जो है एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर तो सेम वही है, एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो सेम उतनी ही है, बट जो लोगों का नंबर है वही कम हो रहा है। तो रीजन वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है, असर्शन वाली राइट है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। Next, consider the following countries: Belgium, Italy, Netherlands and United Kingdom. The correct sequence in descending order in terms of population density. Population density की टर्म में हमने correct sequence बताना है। तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा population density इन चारों में से कौन सी कंट्री की है? तो वो है नीदरलैंड। फिर सेकंड आता है बेल्जियम, फिर थर्ड नंबर आता है यूनाइटेड किंगडम का, और फोर्थ नंबर पे आती है इटली। इटली में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है इन चारों कंट्रीज में से। राइट। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या बन गया? 3, 1, 4 एंड 2। ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर।
नेक्स्ट, द सेमेटिक पीपल बिलोंग्स टू, सेमेटिक पीपल जो है कौन सी रेस के लोग हैं, ये है नीग्रॉइड रेस के लोग, तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, हु सेड सिमिलर लोकेशंस लेड्स टू सिमिलर मोड ऑफ लाइफ, ये किसने बोला था, ये वाली स्टेटमेंट जो है ये बोली थी कार्ल रिटर ने, तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, द रेड इंडियंस और द अमेरिकन इंडियंस बिलोंग्स टू, रेड इंडियंस जो है ये कौन सी रेस के लोग हैं, ये है मंगोलियन रेस के लोग, मंगलोइड रेस, तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है सेल्टिक, जर्मनिक एंड यूराल अल्टाइक लैंग्वेज ग्रुप्स माइग्रेटेड टू वेस्ट, बिकॉज ये वेस्ट की तरफ माइग्रेट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने देखा कि जो ईस्टर्न मोस्ट ग्रुप के लोग हैं वो वेस्ट की तरफ मूव हो रहे हैं, तो उनको देखकर वो भी वेस्टवर्ड पुश हो रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दे वर पुश्ड वेस्टवर्ड व्हेन द ईस्टर्न मोस्ट ग्रुप्स मूव वेस्ट, तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स was formed exclusively by the migrants in 20th century, तो कौन सी स्टेट है जो 20th सेंचुरी में माइग्रेशन से बनी है, वहां पे जो ज्यादातर लोग हैं वो बाहर के लोग बाहर से माइग्रेट होकर आए हैं, तो वो है मॉरिशस, आइलैंड कंट्री है अफ्रीका की, जो अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है ना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउथ में बिल्कुल राइट साइड पे पड़ती है मॉरिशस कंट्री, तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडिकेट्स द इनिशिएशन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, तो कौन सी स्टेज है, वो आ जाएगी स्टेज 2। अब स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 1 में होता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो मॉडल है, उसमें स्टेज 1 में क्या होता है, बर्थ रेट भी इंक्रीज होता है और डेथ रेट भी इंक्रीज होता है। अब देखो लोग मर भी ज्यादा रहे हैं, पैदा भी ज्यादा हो रहे हैं, तो उससे पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगी। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, सेकेंड स्टेज में जो बर्थ रेट है वो तो इंक्रीज हो ही रहा है, लेकिन डेथ रेट जो है ना, डेथ रेट कम होना शुरू हो जाता है यहाँ पे, राइट, बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है लेकिन डेथ रेट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। सेकंड स्टेज में लोग पैदा ज्यादा हो रहे हैं, मर कम रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे पॉपुलेशन इंक्रीज होएगी, पॉपुलेशन इंक्रीज होएगी तो उसको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसीलिए जो स्टेज 2 है ये आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। स्टेज 3 में क्या होता है, स्टेज 3 में बर्थ रेट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे बर्थ रेट जो है वो भी कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन डेथ रेट तो ऑलरेडी कम था ही था। स्टेज 4 में जाकर जितना बर्थ रेट कम हुआ है उतना ही डेथ रेट कम होता है, मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों इक्वली जो है वो कम लो हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 कैरेक्टरिस्टिक फीचर विद लिस्ट 2 कंट्रीज। लिस्ट 1 में है लार्जेस्ट इन पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन साइज सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री का है, तो वो है जर्मनी का। सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है बेल्जियम की। लार्जेस्ट इन एरिया, एरिया वाइज फ्रांस है लार्जेस्ट, और हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन है नीदरलैंड की। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द पीपल इन वर्ल्ड लिव इन लोलैंड एरियाज एक्सेप्ट दोज इन, ज्यादातर लोग जो है लोलैंड एरियाज में रहते हैं एक्सेप्ट सेंट्रल अमेरिका एंड नॉर्थ वेस्टर्न साउथ अमेरिका, तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है असर्शन की स्टेटमेंट है, ग्रेट ब्रिटेन एंड न्यूजीलैंड आर रिमार्केबली सिमिलर इन टर्म्स ऑफ एरिया, ओशियनिक लोकेशन एंड क्लाइमेट, yet Great Britain is densely populated and an important center of political and economic power। अब देखो ग्रेट ब्रिटेन एंड न्यूजीलैंड दोनों की अगर हम बात करें तो एरिया वाइज दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, जितना ब्रिटेन का एरिया है उतना ही न्यूजीलैंड का एरिया है। ब्रिटेन ओशियन में है, न्यूजीलैंड भी ओशियनिक कंट्री है, क्लाइमेट भी ऑलमोस्ट दोनों का सेम है, लेकिन फिर भी जो ग्रेट ब्रिटेन है इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। इकोनॉमिकली ग्रेट ब्रिटेन ज़्यादा स्ट्रांग है, पोलिटिकली भी ज़्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू न्यूजीलैंड। क्यों, क्योंकि जो न्यूजीलैंड है ना, एक तो न्यूजीलैंड की जो माइग्रेशन की जो पॉलिसीज है बहुत स्ट्रिक्ट है, दूसरा क्या है, दूसरा जो न्यूजीलैंड है वो कहाँ पे है, सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा कॉन्टिनेंट्स नहीं है, इसके आसपास भी ज़्यादा जो है इतने ज़्यादा जियोग्राफिकली जो लोकेशन है इसकी वो सूटेबल नहीं है, राइट। तो इसीलिए न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन कम है क्योंकि इनके स्ट्रिक्ट रूल्स है। रीजन क्या है, न्यूजीलैंड अनलाइक ग्रेट ब्रिटेन सफर फ्रॉम द डिसएडवांटेज ऑफ इट्स लोकेशन इन द वास्ट एक्सपेंस ऑफ ओशन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। रीजन वाली स्टेटमेंट भी सही है बट असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, राइट। तो ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स हैज द लोएस्ट बर्थ एंड डेथ रेट। बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही कम है। कौन से कॉन्टिनेंट में? तो वो है यूरोप में, क्योंकि यूरोप की पॉपुलेशन स्टैग्नेट है, क्योंकि वहाँ पे बर्थ रेट भी कम है, डेथ रेट भी कम है, वहीं इसीलिए जो पॉपुलेशन है वो उतनी ही है जितनी पहले थी, ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज फॉर्मुलेटेड बाय जॉर्ज के जिफ इन 1940 टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड मूवमेंट ऑफ पीपल। तो इसकी कौन सी थ्योरी है? प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट। तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।